मॉर्निंग दोस्तों, आज हम हिस्ट्री 10वां के हिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को हम बता रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था? देखिए, इसका 1848 के फ्रांसीसी का एक मुख्य कारण 4 प्रकार का था। पहला था कि मध्यम वर्ग का शासन पर असीम प्रभाव। इसमें हुआ था कि लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु वह बहुत अत्यधिक महत्वाकांक्षी भी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए कुछ भी करना चाह रहा था, इसलिए कि स्वर्णिम मध्य वर्गीय को अपने असीम बहुत प्रभाव कष्ट दिया था। और उसमें क्या कि एक समाजवाद का प्रसार किया था। उसमें एक और बात था कि उसने समाजवाद का प्रसार किया था। और तीसरी बात था गीजो नामक प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री का विरोध। ये जो प्रधानमंत्री था, जो कि देखिए क्या था कि 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। ये ऐसा था, इसलिए वहाँ की जनता पूरा इसको विरोध कर रहा था। लुई फिलिप की नीतियों पर भी विरोध। ये भी एक ऐसा नीति बनाया था जिससे कि पूंजीपति वर्गों के साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी और जो अल्प मत में भी था, इसलिए इसका पूरा विरोध कर रहा था जनता। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? देखिए, जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका बहुत बड़ा थी। ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण कर लिया। आक्रमण के जाने लगा, जिसमें सर्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन कुचल गया। हुआ था कि जब ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर कब्जा किया, तो जिसमें कि वहाँ के जो शासक था, सर्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट का पराजय, उसकी हार हो गया था। जब हार हो गई तो ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन पूरी तरह से कुचल दिया गया और मेजनी की हार हो गई। जब मेजनी की पूरी तरह से हार हो गई तो क्या हुआ कि धीरे धीरे इटली में जागरूकता और राष्ट्रीयता की भावना भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि यह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था। अतः इसे उसमें आदर्शवादी गुण का अधिक और व्यवहारिक गुण कम था। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। इसका ये भी कारण था। और जर्मन राज्यों में बढ़ते हुए विद्रोह को ऑस्ट्रिया और पर्सा ने मिलकर दबाया था। इसका बहुत बड़ा कारण था। इसलिए इस विद्रोह में ऑस्ट्रिया और पर्सा ने मिलकर एकीकरण में बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। आइए देखिए, अगला क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? देखिए, यूरोप में अगर राष्ट्रवाद फैलाने का बात सबसे बेसी श्रेय जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। उन्हीं के बदौलत लगभग समझिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद का नींव पड़ा था। नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रथम ने जब इटली पर अधिकार किया तो उसने एकाएक पूरा नहीं किया। उसको क्या किया कि छोटे छोटे राज्यों को अंत कर दिया, मतलब छोटे छोटे राज्यों को अपने में मिला लिया और उसने रिगाओ, फेर्राओ बोलने तथा मोडना को मिलाकर एक छोटे से गणराज्य की स्थापना कर दी। इसे ट्रांसपर्निका गणतंत्र कहा गया। इससे वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुआ। कि अगला क्वेश्चन है गैरीबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। गैरीबाल्डी का चर्चा, देखिए, गैरीबाल्डी इसी बीच एक महान क्रांतिकारी गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति के दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहे थे। ये गैरीबाल्डी
इसके जानिए कि गैरिबाल्डी थे कौन। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। नाविक उसको कहते हैं जो नाव को खेवता है, उसे नाविक कहते हैं। मेजनी के विचारों का समर्थक था। मतलब मेजनी जो थे उनका वो विचार को समर्थक था, जो उनका मार्गदर्शन का काम करते थे वो कर रहे थे। परंतु बाद में वो काबुड़ के प्रभाव में आकर, काबुड़ भी एक प्रकार के शासक थे। बाद में वो ऐसे किए कि काबुड़ के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधार बन गए। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई जिससे लाल कुर्ती का नाम से जाना जाता है। लाल कुर्ती के इसमें रोचक बात है कि इसकी सहायता 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजा को पराजित कर दिया। 1860 में नेपल्स के राजा को पराजित कर दिया। इसके बाद सिसिली पर विजय पाई। सिसिली एक प्रांत था, उस पर ये क्या किए, विजय प्राप्त किए। इन रियासतों का अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश की निरंकुश शासन से तंग आकर गैरिबाल्डी का समर्थन बन गई थी। देखिए एक बात है कि गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना तथा विक्टर एमनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। बाद में उसने काबुड़ के परामर्श पर पोप पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने अपने सारे जीते हुए इलाकों को विक्टर एमनुअल को सौंप दिया और उसने विक्टर को संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया। जब उसने क्या किया कि उसने विक्टर को संयुक्त इटली को राजा घोषित कर दिया और सरनिया का नाम बदलकर इटली गणराज्य कर दिया। ये क्वेश्चन अब खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। देखिए कि 1830 ईस्वी में विलियम प्रथम पर्सा का शासक बना था। ये शासक जो था विलियम 1830 में पर्सा का शासक बना। यह एक बहुत ही सकुशल योग्य सैनिक नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण था। पूरी तरह से बुद्धि विवेक से कोई भी काम करता था। इसलिए सिंहासन पर बैठते ही उसने सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। सैन्य शक्ति जब इसका मजबूत हो गया तो सभी तरह से हाथ गोर फैलाना शुरू कर दिया। उसने जर्मन राष्ट्रों को एकता का सूत्र बांधने का उद्देश्य, जर्मन जो था राष्ट्र उसको एकता के सूत्र में बांधने के लिए उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अतः विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण असंभव था। अगर विलियम प्रथम नहीं होता जर्मनी में एकीकरण का संभावना नहीं बन रहा था। इसलिए विलियम का होना निश्चित रूप से जरूरी था। विलियम का सहयोग बिस्मार्क। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी जितना मन अपना शेयर करें।